कृषि दर्शन के हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज का कार्यक्रम होगा, सबसे पहले देखें खबरें खेती की। और ख़बरें खेती की हम देश के अलग अलग भागों से ऐसी विशेष समाचार लाते हैं जो किसानों की समस्याएं भी हैं, समस्याओं का समाधान भी हैं, और वो क्या जानकारी लेना चाहते हैं या किसी किसान ने नया काम किया वो भी हम इस माध्यम से आपको दिखाते हैं। आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन आपकी समस्याएं आपकी चिट्ठियों के माध्यम से हमें मिलती हैं, तो उनमें आज जो भी समस्याएं होंगी उसके समाधान के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर BS तोमर साहब। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। मौजूदा वित्त वर्ष में गेहूं का ज्यादा उत्पादन होने का अनुमान। अब भारत करेगा खली का आयात। जीरा निर्यातकों ने देश के किसानों के संरक्षण पर उठाए कदम। चाय उत्पादन में मामूली गिरावट। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। मौसम अनुकूल न होने के बावजूद वर्ष 2015 और 16 में गेहूं का उत्पादन 70 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 10 लाख टन की बढ़ोतरी होगी। इस बार मौसम खेती के अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी वर्ष 2015-16 में गेहूं उत्पादन ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन 9.38 करोड़ टन अनुमानित है। वर्ष 2015-16 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 25.31 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2014-15 के उत्पादन 25.20 करोड़ टन से 11.4 लाख टन अधिक है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार वर्ष 2015-16 में मानसून सीजन में कम बारिश से खरीफ फसलों और जलाशयों में कम पानी और सर्दियों में उच्च तापमान की वजह से रबी फसलें प्रभावित होने के बावजूद देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल से अधिक रहा। किसी समय खली का बड़ा निर्यातक रहा भारत जल्द ही घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात करना शुरू करेगा। दरअसल स्थानीय मिलों से खली की कम उपलब्धता होने के कारण पक्षियों और पशुओं के चारा क्षेत्र से इसकी मांग बढ़ रही है। खली पेराई की लगभग 15,000 इकाइयों ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश करके पिछले कई सालों में खाद्य तेल की 3.6 करोड़ टन उत्पादन क्षमता हासिल की है, लेकिन पेराई में नकारात्मक चीजों की वजह से ये इकाइयां स्थापित क्षमता के मात्र 20 से 30% ही संचालन कर पा रही हैं। दरअसल इसके पीछे परिष्कृत तेल के आयात की खास भूमिका है। फिलहाल दुनिया के खली बाजार में भारत की कीमतें $150 प्रति टन तक ज्यादा हैं। इसी वजह से तेल मिलों का उत्पादन कम रहा। पिछले साल से भारत में तिलहन और खली दोनों में गिरावट आई है। इसका स्तर क्रमशः 4.15 करोड़ टन और 2,489 करोड़ टन से नीचे रहा है। अब भारत घरेलू मांग पूरी करने के लिए जल्द ही खली का आयात शुरू करेगा। जीरा निर्यातक देश के रूप में भारत का अव्वल दर्जा बरकरार रखने के लिए जीरा निर्यातकों ने देश में किसानों के संरक्षण के लिए और कदम उठाए जाने पर बल दिया है। भारत के जोधपुर में पहला जीरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश को अव्वल जीरा निर्यातक देश बनाने के लिए किसानों की भूमिका को अहम माना गया। वह इसके लिए किसानों को संरक्षित करना और उन्हें जीरा की बुआई के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया, जिससे कि बुआई का रकबा बढ़े। किसानों को जीरे की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और इसके व्यापार में गड़बड़ियों को दूर करने के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी, निर्यातक और कृषि विशेषज्ञ और मसाला बोर्ड के प्रमुख शामिल हुए। भारत का चाय उत्पादन चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में मामूली गिरावट के साथ 110.98 करोड़ किलोग्राम रहा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में देश के चाय उत्पादन में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश का चाय उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष की अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 111 करोड़ 58.8 लाख किलोग्राम हुआ था। असम और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो मिलकर देश के कुल चाय उत्पादन में 85% से अधिक योगदान करते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में चाय उत्पादन कम होने का मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम स्थितियों का होना है।
खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए मौसम का अनुमान काफी अहम हो जाता है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के सभी भागों में छुटपुट बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं देश के निचले तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में तेज बारिश का अनुमान है। देश के मैदानी भाग, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। तो खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम को और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये तो थी खबरें खेती की। अब आइए, जैसे मैंने पहले कहा था, आज लेंगे आपकी चिट्ठियाँ और उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, और बुला लें डॉक्टर BS तोमर साहब को। आज शुक्रवार है, आपकी कुछ चिट्ठियाँ पहुँची जो हमारे में, उनमें समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए आज के विशेषज्ञ हैं हमारे डॉक्टर BS तोमर साहब। नमस्कार। तोमर साहब, इजाज़त तो चिट्ठी लें? जी बिल्कुल। किसान भाइयों की जो चिट्ठी आई हैं, ये पहली चिट्ठी है जी। लिखने वाले भाई हैं नीरज कुमार, सुकमा, छत्तीसगढ़ से। आपने लिखा है, पौध निर्माण की गुट्टी पद्धति या कलम विधि या अन्य कोई और विधि भी हो जो गुट्टी से या कलम से हो, उसके बारे में जानकारी दें। नीरज कुमार जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आप फल वृक्षों का प्रवर्धन करना चाहते हैं तो उसमें गुट्टी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुट्टी विधि के द्वारा आप नींबू के जो पौधे हैं उनको बहुत ही सफलता, सहजता के साथ तैयार कर सकते हैं। और इसका सबसे उपयुक्त समय रहता है मध्य जुलाई से लेकर के अगस्त के पहले सप्ताह का जो समय है, ये सबसे उपयुक्त होता है गुट्टी तैयार करने का। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो आपको जिस पौधे के भाग पे गुट्टी लगानी है उसके ऊपर आपको 1 इंच का कट लगाया जाता है और उसके ऊपर की जो छिलका होता है उसको उतार दिया जाता है। उसके बाद जो मोस ग्रास होती है, इसको 1 दिन पहले भिगो लिया जाता है पानी में, और भिगो करके उसको फिर निचोड़ के उसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ उसको जो है एक पॉलीथीन की आवश्यकता होती है, उसमें 500 गेज की जो पॉलीथीन है उसको भी लेने की आवश्यकता है।
और दूसरी सामग्री के रूप में दोनों तरफ से बांधने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सूतली की। आप उस पर कट लगा करके फिर जो भीगा हुआ मोस ग्रास है आप उसको चारों तरफ लपेट दीजिए। लपेट करके उसके ऊपर प्लास्टिक की जो टेप काटी हुई है उसको इस प्रकार से लपेट करके दोनों तरफ से बांध दिया जाता है ताकि अंदर उसमें नमी बनी रहे। अगर आपने उसकी बांधने में उसमें ढील रखते हैं तो आपकी उसमें जड़ों के विकास होने में समय लग जाता है। अगर आप पूरी तरह से भीगी हुई मॉस ग्रास उसके ऊपर प्लास्टिक का टेप लगा करके दोनों तरफ से बांध देते हैं तो 12 से 15 दिन में उनमें बहुत अच्छी जड़ों का निर्माण हो जाता है और आप नए पौधे उसे तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कलम लगाने की पद्धति बहुत सारे फल वृक्षों में इसकी सिफारिश की जाती है। आम का मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा। आम से आप अगर पौधा तैयार करना चाहते हैं तो आप उसमें पहले मूल वृंत तैयार करना होता है जो 1 वर्ष पुराना हो। इसकी यानी कि तने की जो मोटाई है वो अंग्रेजी की जो लेड पेंसिल होती है उसके आकार की होनी चाहिए। और जब उसका उपयुक्त समय भी जानना ज़रूरी है, किस समय पे आप उसमें कलम लगाएं। आम में अगर आप सफलतापूर्वक कलम विधि से पौधे तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपयुक्त समय रहता है जुलाई का अंतिम सप्ताह, या कुछ देश के कुछ भागों में जहाँ गर्मी अभी शुरुआत में फरवरी मार्च में नमी अच्छी होती है तो तब भी इसकी कलम लगाई जा सकती है। और इसमें जिस पौधे से आपको कलम लेनी है पहले उसको भी तैयार करना होता है। एक सप्ताह पहले उसकी ऊपरी जो पत्तियां होती हैं उनको काट दिया जाता है ताकि पौधे के अंदर भोजन जो उसकी सुसुप्त कलिकाएं हैं उसमें प्रवाहित हो जाए और वो जागृत हो जाएं, ताकि जब आप उसमें कलम लगाते हैं तो उसमें बहुत समय से फुटाव उसमें आ सकता है। और उसमें वीनियर ग्राफ्टिंग या टॉफ ग्राफ्टिंग ये बहुत ही प्रचलित पद्धतियां हैं जिनको आप पौध तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कलिका विधि भी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके द्वारा भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे आप किन्नू के अंदर हैं या मौसमी के पौधे हैं उनको आप कलिका विधि से तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अगली चिट्ठी आई है मोरटक्का माफ़ी और खंडवा मध्य प्रदेश से। लिखने वाले भाई हैं जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित पटेल, शुभम पटेल और कनिका पटेल। यानी कि पूरा पटेल परिवार ही हाँ जी वो तो सारे जुड़ा है इस जानकारी को लेने के लिए। इन्होंने लिखा है कि टमाटर की जो फसल है उस पर कीट नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में जान। ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है कि अभी जिन किसान भाइयों ने या पटेल साहब आपने जो टमाटर लगाया हुआ है उसमें अभी सर्दी का मौसम धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा है और गर्मी का आगमन होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है टमाटर जैसी फसल में माहू के नियंत्रण की, क्योंकि जब मौसम परिवर्तन होता है तो टमाटर में माहू काफ़ी प्रकोप होता है इसका और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ इसमें एक सफ़ेद मक्खी भी होती है, वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, ये भी एक प्रमुख कीड़े के रूप में उभर के आता है और ये प्रवाह करते हैं विषाणु के रोग का। अगर हम अपने खेत में समय समय पर जा कर के माहू का या सफ़ेद मक्खी के प्रकोप का निरीक्षण करते रहें तो हम इनको अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी जो अगला जो कीड़ा लग सकता है वो आता है फल बेधक। फल बेधक का जो आक्रमण होता है टमाटर में जब फूल से फल बनता है उस समय पर होता है और जैसे फल का विकास होता है तब ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो मैं अपने पटेल बंधुओं को ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने खेत में जाएं, उसका निरीक्षण करें। अगर फलों में इस प्रकार के प्रारंभिक जो छोटे फल बने उन पे किसी प्रकार का घाव या बूंद जैसा दिखाई देता है तो निश्चित रूप से ये फल बेधक के लक्षण हो सकते हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए अगर आप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। एक तो जिसको अभी नहीं अपनाया जा सकता, अगर आप रोपाई के समय ही इसमें 10 लाइनों के बाद 2 लाइन टमाटर की बुआई कर देते हैं तो ऐसा करने से आपका जो फल बेधक है वो आपके टमाटर पे अंडे ना दे करके वो गेंदे के फूल में अंडे देता है। ऐसा करने से आपके छिड़काव में कमी आ जाती है और इसका आक्रमण भी कम हो जाता है। दूसरी जो बात है वो है कि आप उसमें ट्रैप लगा सकते हैं। आजकल जो है बहुत सारे ऐसे बायो कीट नियंत्रण की विधि उपलब्ध हैं कि हमारे किसान भाई 1 एकड़ में अगर 6 से 8 फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं और उनको जो है फसल की ऊंचाई के लगभग उसकी ऊंचाई के साथ में बांध देते हैं तो उसके जो नर हैं उनको काफ़ी मात्रा में
उनको फंसाया जा सकता है और उनको मादाओं के साथ निषेचन करने से रोका जा सकता है। इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई अपने खेत का समय समय पर निरीक्षण करते हैं और गेंदे का रोपाई की जा सकती थी। अन्यथा आप ये जो हमारे जैविक नियंत्रण के उपाय हैं प्रारंभिक तौर में आप अगर उनको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप टमाटर की फसल में अपने कीड़ों का प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये ईमेल आया है और ईमेल भेजने वाले भाई हैं सुभाष पटेरिया, भीलवाड़ा, राजस्थान से। जी, आपने लिखा है मैं पॉली हाउस लगाना चाहता हूँ लेकिन जानकारी पूरी नहीं है मेरे पास, इसलिए ट्रेनिंग कहाँ से लूँ ताकि मैं ट्रेनिंग लेकर अच्छा अपना पॉली हाउस बना सकूँ। सुभाष पटेरिया जी, आपका जो चिंता है वो बिल्कुल सही है। आप पॉली हाउस तैयार करने से पहले उसके प्रबंधन के बारे में अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता उसमें मिलने की बढ़ जाती है। आप अपनी जो पॉली हाउस के निर्माण के बारे में, रखरखाव के बारे में अपने जिला उद्यान अधिकारी से आप संपर्क करें, क्योंकि जिला उद्यान अधिकारी कई बार किसानों के ऐसे ट्रेनिंगों का आयोजन करते हैं, सेमिनारों का आयोजन करते हैं और उसमें विषय के विशेषज्ञ बुलाते हैं जो इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं किसान भाइयों को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, जो ब्यावर रोड अजमेर में स्थित है। आप वहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर बलराज जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका बहुत अच्छा अनुभव है पॉली हाउस के निर्माण में और वहाँ की उसके रखरखाव के बारे में। और आप वहाँ पे, क्योंकि आप भीलवाड़ा में हैं, आप अजमेर में इस केंद्र पर जा कर के बहुत सारी प्रकार की जो वहाँ रचनाएं तैयार हुई हैं आप उनको देख सकते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, किस प्रकार से उसका निर्माण होगा, क्या क्या उसमें कठिनाई आती हैं, किस प्रकार से आपको उसका प्रबंधन करना है और कौन बनाने वाली एजेंसी इसकी हैं। आपका जिला उद्यान अधिकारी और आपके राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं, जैसे हमने राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र बताया, या आपके केंद्रीय जो शुष्क फल अनुसंधान संस्थान है बीकानेर में, या जो काजरी है जोधपुर में, वहाँ पे भी आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और ट्रेनिंग भी समय समय पर इन संस्थानों द्वारा की जाती है, वहाँ पे ट्रेनिंग भी ली जा सकती है। डॉक्टर साहब, ये ईमेल है, इसमें ये तो नहीं लिखा अपना कहाँ से भेजा है, लेकिन भेजने वाले भाई हैं अजय पाटीदार और उन्होंने लिखा प्याज की रोपाई करने की कोई मशीन अवेलेबल है आज के दिन। पाटीदार जी को हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश में मशीनों के विकास पे काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं और अनुसंधान हो रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई प्याज के लिए सीधे तौर पे मशीन का निर्माण नहीं हो पाया जो बहुत ही प्रभावी हो उसका बनाने का काम और उसको इस्तेमाल करने का काम। हालांकि न्यूमेटिक जो सीडर्स हैं वो हमारे देश में तैयार हो रहे हैं और उनका किसान भाई सीधे बिजाई के लिए बहुत सारी फसलों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और हमारे संस्थान में भी हमारे पास भी न्यूमेटिक है, सीड्रिल है, या हमारे केंद्रीय या हमारा संस्थान है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का विभाग है, वो भी उसके तैयार करने पे लगा हुआ है और जल्दी ही इस प्रकार की मशीन का निर्माण कर लिया जाएगा ताकि किसान आशा है पर आज के दिन नहीं है। हाँ, पर आज के दिन अभी ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हम अजय जी हम आपको ये सीधे तौर पे कह सकें कि आप यहाँ से जा कर के इस मशीन को ले लें और सीधे प्याज की रोपाई के लिए इस्तेमाल कर लें। ये आज भी प्याज की रोपाई जो है ना मजदूरों के माध्यम से ही हाथ के द्वारा करने का कार्यक्रम चल रहा है अभी भी। डॉक्टर साहब, ये पत्र आया है रमेश मेघवाल जी से जोधपुर राजस्थान से। उन्होंने लिखा हमारा बेर की बड़ी अच्छी पैदावार होती है लेकिन कीड़ा लग जाता है उसमें, तो कीट नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं आप? मेघवाल जी, हम आपको 2-3 बातों को केंद्रित करना चाहूँगा मैं आपका ध्यान। एक तो जो बेर की खेती में आपको ये देखना है कि कई बार बेर के फल अल्प विकसित अवस्था में गिर जाते हैं या चिड़ियाओं द्वारा नुकसान हो जाता है और वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब वे फल ऐसी स्थिति आती है तब उनमें फल मक्खी आने का प्रकोप संभावना बढ़ जाती है। तो एक तो आप अपने जो बाग हैं बेर के, उनमें इस प्रकार के जो गिरे हुए फल हैं, चाहे वो अल्प विकसित हैं या चिड़ियाओं द्वारा गिराए गए, उनको समय समय पर इकट्ठे करके उनको ज़मीन में गाड़ दें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने बाग में निरंतर सफाई और उसके आसपास में घास आदि को ना पनपने दें।
तीसरी बात है, फल मक्खी का आक्रमण निश्चित रूप से बेर के फलों पे होता है और ये देखना कि इनका आक्रमण कब होता है उसका भी महत्व है। आप अपने जो बागान हैं उनमें आप फल मक्खी के लिए फेरामोन ट्रैप लगा सकते हैं और ट्रैप लगा करके आप फल मक्खी के प्रकोप को कम कर सकते हैं। हमारा प्रारंभिक जो प्रयास है वो होना चाहिए कि हम किस प्रकार से यांत्रिक तरीकों से या जो हमारे जैविक विधि हैं उनसे हम कीटों के नियंत्रण पे जोर दें। ये तरीके पूरी तरह से तो आपको नियंत्रण नहीं दे पाएंगे, लेकिन काफ़ी मात्रा में आपके फल मक्खी के प्रकोप को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारे बहुत सारे कीटनाशक हैं जिनकी समय समय पर फलों की अवस्था के अनुरूप उनकी संस्तुति की जाती है, आप उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपने बेर की फसल में लगने वाले फल मक्खी के प्रकोप को या होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। डॉक्टर तोमर, आपने जिस सरलता से हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा, जो आपकी चिट्ठियाँ आती हैं उसमें कई ऐसी जानकारियाँ ली जाने वाली चिट्ठियाँ होती हैं जो दूसरे भाइयों को भी मदद करती हैं और खेतीबाड़ी में अपना उत्पादन या जानकारी जो है उससे बढ़ती है। हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ आएँ और सरलता से आपकी समस्याओं का समाधान करें। शायद आज देखा भी होगा आपने और पसंद भी आया होगा और फ़ायदा भी उठाएंगे उसका। तो आइए आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले कल के कार्यक्रम की बता दूं। कल शनिवार है और हर शनिवार को हम कृषि मंत्रालय की एक फ़िल्म दिखाते हैं जो विशेष कोई टॉपिक लेकर या एक सब्जेक्ट लेकर उस पर पूरी जानकारी देते हैं। तो इसी प्रकार कल भी हम आपको एक कृषि मंत्रालय की फ़िल्म दिखाएंगे और आशा है आप उसका भी फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सबको हमारी नमस्कार।